हेलो मैजिक बडीज, स्वागत है आप सभी का मैजिक एजुकेशन पर। मैं हूं एसएम सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इकोसिस्टम का पार्ट 1। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, कंसेप्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है और टाइप्स ऑफ बायोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। अगर हम अपने आजू बाजू में जो वर्ल्ड देखते हैं उसमें अगर देखें तो उसमें हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं। लिविंग को हम लोग बायोटिक फैक्टर्स के नाम से जानते हैं और नॉन लिविंग को हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, जिसके कारण उन लोग में कंटिन्यूसली इंटरैक्शन देखने को मिलता है और इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। यानी बायोटिक living organism and abiotic factors, non-living organisms and their interaction forms a ecosystem. Ecosystem में दो पार्ट्स है, abiotic factors and biotic factors. Abiotic factors यानी जिनमें सारे non-living things को इंक्लूड किया गया है। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है जो फिजिकल फैक्टर्स है, अबायोटिक फैक्टर्स। केमिकल को हम डिवाइड करते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होता है जिनमें कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमें कार्बन देखने को मिलेगा, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनमें कार्बन नहीं देखा जाता। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंस है जिनमें हमें कार्बन देखने को मिलता है, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनके एग्जांपल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड सोडियम, ये ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें कार्बन का नामो निशान नहीं होता। बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में डिवाइड किया है। ऑटोट्रॉप्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, खास करके प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए हम इन्हें हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कंज्यूमर्स में आते हैं एनिमल और डीकंपोजर्स में आते हैं माइक्रोब्स। एनिमल्स को भी फर्दर हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मोस्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा और टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। डीकंपोजर्स में आते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी हमारे छोटे मोटे बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे डीकंपोजर्स है जो किसी भी सब्सटेंस को डीकंपोज कर देंगे, यानी उसका सॉइल में कन्वर्जन कर देंगे। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायोटिक फैक्टर्स, वो कंटिन्यूसली डिपेंड करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स पे। कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा प्लांट है ये एक बायोटिक फैक्टर है, प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप से खुद का फूड खुद बनाता है, बट इसे अपना खुद फूड बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, और ये सॉइल में ग्रो होता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और प्लांट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड कर रहा है इन्हीं अबायोटिक फैक्टर्स पे। तो इस तरीके से प्लांट और अबायोटिक फैक्टर में क्या हो गया, एक इंटरेक्शन हो गया। अब जो प्लांट ग्रो हो रहा है उस पे है हमारी बकरी जो है वो फीड करेगी, ये एक प्राइमरी कंज्यूमर है, बायोटिक फैक्टर है, लिविंग थिंग है। और इस पे हमारा टाइगर शेर क्या करेगा, प्लांट को गोट खाएगी, गोट को टाइगर खाएगा। टाइगर भी क्या है, हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लोग जब मर जाएंगे तो इनमें बैक्टीरिया, फंगस ये ग्रो करेगा और इन्हें डिकम्पोज करके फिर से इन्हें सॉइल में अबायोटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी न्यूट्रिएंट, सोलर न्यूट्रिएंट, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल इनमें कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली हर एक लेवल पे हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। हीट भी क्या है, एक प्रकार का अबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग इनके बीच में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है।
इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें, so living organism need different type of abiotic factor and they have different capacity to adapt those abiotic factor। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक फैक्टर्स की जरूरत होती ही है। अब कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रहे तो वो मर जाएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारा सनलाइट का जरूरत होता है, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम सनलाइट की जरूरत होता है। कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारा पानी लगता है, बहुत सारा वाटर लगता है, जबकि कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। सो जिस तरीके से अबायोटिक फैक्टर है उस तरीके से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ईच एंड एवरी अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स इन इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में अबायोटिक फैक्टर कैसे है उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे बायोटिक फैक्टर्स कैसे होंगे। द अबायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम डिसाइड which biotic factor will survive in it and what will be their number। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में अबायोटिक फैक्टर्स कैसे हैं उससे डिपेंड होगा कि वहां के बायोटिक फैक्टर कैसे रहेंगे और उनका नंबर कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आइस का एग्जांपल है, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स कैसे है, वहां पे आइस है, टेम्परेचर लो है, इसी के साथ सनलाइट बहुत ही कम है। ऐसे कंडीशंस में ये जो अबायोटिक फैक्टर्स है, ऐसे कंडीशन में क्या हम लोग वहां पे कैमल देख सकते हैं? नहीं, वहां पे हम लोग कैमल नहीं देखेंगे। वहां पे हम लोग कौन से एनिमल्स देखेंगे? वहां पे हम लोग पेंगुइन्स देखेंगे, सील्स देखेंगे, व्हेल देखेंगे। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो आइस, लो टेम्परेचर, स्नोफॉल ऐसे अबायोटिक फैक्टर्स में रह सकते हैं। वही अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में सैंड होती है, वहां पे टेम्परेचर हाई होता है, सनलाइट ज्यादा होती है, हीट होती है। ये ऐसे सिचुएशन में क्या हम लोग वहां पे पेंगुइन देख सकते हैं? नहीं। व्हेल देख सकते हैं? नहीं। वहां पे हम कैसा ऑर्गेनिज्म देखेंगे? वहां पे हम लोग कैमल्स देखते हैं। सो जैसे अबायोटिक फैक्टर एक पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, उसी तरह के बायोटिक फैक्टर, उसी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में रह सकते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम प्लेस ए पर्टिकुलर रोल व्हाइल लिविंग। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल होता है इकोसिस्टम में, और इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं नीश। A position of a living organism in context to the other living organism and its role it is playing is called as niche। हर एक इकोसिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां के अबायोटिक फैक्टर्स पे इफेक्ट डालता है, उसी तरह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी इफेक्ट डालता है। यानी उस इकोसिस्टम में उसका एक पोजीशन होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम नीश कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं एक सनफ्लावर का, जो कि बहुत सारा ऑक्सीजन बाहर देता है, उसी के साथ वो कुछ इंसेक्ट को शेल्टर भी देता है, जैसे कि एंट्स एंड हनी बी। तो हैबिटेट ऐसी चीज है कि हम लोग कह सकते हैं कि वो कहाँ पे रहता है। और निश एक ऐसी आइडिया है, इट्स नॉट ए एरिया, इट्स एन आइडिया कि वो किस तरह रहता है, कि उसका एक इकोसिस्टम में पोजीशन क्या है, उसे हम कहते हैं निश। जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। उसी की तरह बहुत सारे इंडिविजुअल जब एक साथ आते हैं तो पॉपुलेशन बनता है, और अलग अलग तरह की पॉपुलेशन अगर एक साथ आई, जैसे यहाँ पे देखो फिश है, सिर्फ एक फिश है तो उसे हम लोग इंडिविजुअल कहेंगे। बहुत सारे फिशेस एक साथ आए तो उनका पॉपुलेशन कहा जाता है। यहाँ पे फिश है, वेल है, जेली फिश है, ग्रास है, तो अलग अलग तरह के पॉपुलेशन जब एक साथ आते हैं तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और बहुत सारी कम्युनिटीज जब एक साथ आती है उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ मिलकर एक बायोम बनाता है, और बहुत सारा बायोम एक साथ मिलकर एक बायोस्फीयर बनाता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया है हम लोग ने ऑर्गेनिज्म बाइसन। ये इंडिविजुअल है, बहुत सारे बाइसन एक साथ आएंगे तो उनका पॉपुलेशन बन जाएगा। बाइसन के साथ साथ यहाँ पे स्नेक, डॉग, ग्रास, हॉक, ये सब सारे एक साथ आए, अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ आए, कम्युनिटी बना। बहुत सारे कम्युनिटीज एक साथ आती है, इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम एक साथ आके बायोम बनाता है, और बायोम एक साथ आके एक बायोस्फीयर बनाता है। इस चैप्टर में हम लोग दो बायोम्स के बारे में बात करेंगे, लैंड बायोम एंड एक्वाटिक बायोम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लैंड बायोम को समझेंगे। लैंड बायोम यानी बायोम दैट एक्सिस्ट ओनली ऑन लैंड, उसे कहते हैं लैंड बायोम। नाम में ही देखो लैंड बायोम, एक लार्ज एरिया जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ रहते हैं लैंड पे, उस बायोम के हम लोग क्या कहेंगे? उस बायोम को हम लोग
लैंड बायोम कहेंगे। इसके एग्जांपल है ग्रासलैंड बायोम, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइसलैंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रासलैंड हम सभी ने देखा है, इस पिक्चर में दिख रहा है, देखिए कि वहां पे सिर्फ ग्रास होती है, कोई बड़ा ट्री वहां पे ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे रेनफॉल जो है इट इज नॉट इनफ टू गो बिग ट्रीज, यानी बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा अगर रेनफॉल नहीं रहेगा तो वहां पे बड़े बड़े ट्रीज ग्रो नहीं हो सकते। और उसके साथ ही यहाँ पे लॉन्ग समर होता है, यानी बहुत ज्यादा देर तक समर होता है, यानी टेम्परेचर हाई रहता है, सनलाइट ज्यादा रहता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी बड़े बड़े ट्रीज ग्रो नहीं हो सकते। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, जिसके कारण छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं। यहाँ पे हम लोग को एनिमल्स कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हम लोग को गोट, शीप, जिराफ, ज़ेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीतल, टाइगर, लायन, ऐसे ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ छोटे छोटे बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रोब्स ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज है, तो वहां पे जो एनिमल्स रहेंगे वो भी अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे अगर ट्रीज है तो हमें ट्रीज में मंकीज देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड में ट्रीज नहीं है तो हम लोग को वहां पे मंकी देखने नहीं मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग को पाइथन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े सांप देखने को मिलेंगे, टाइगर देखने को मिलेगा, लायन देखने को मिलेगा। जो ट्रीज पे डिपेंड करते हैं वैसे अलग अलग स्पीशीज के मंकीज हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में।